स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सीरीज एग्जाम सभा पे चल रही है वो आपका जनरल साइंस की सीरीज है और इसमें हम डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों पे हम बनाने वाले हैं। और अभी जो हम बना रहे हैं वो आपका फिजिक्स पे लेक्चर्स है। इसके पहले भी 5 लेक्चर आ चुके हैं और हमने डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स। तो हम स्पेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या स्कोप है और एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके बेसिस पे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि आपका किसी हॉलो स्फीयर से, ग्लास के किसी हॉलो स्फीयर से मिलकर बना होता है। मिरर का मतलब आप क्या जानते हो कि एक तरफ क्या होगा कि पॉलिश होगा और दूसरी तरफ क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सो अगर मिरर प्लेन नहीं है, अगर मिरर क्या हुआ कि किसी भी, आप ऐसे मान लो ग्लास जिसको हिंदी में कांच बोलते हैं, और उस ग्लास एक ऐसा ग्लास जो कि आपका अंदर से हॉलो है, और उस ग्लास को अगर कट करके हम एक तरफ पेंट कर देते हैं, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, तो उसी को हम मिरर बोलते हैं। अगर तो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपका अंदर की तरफ बनाया है तो उसको हम कनकेव बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की तरफ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो दो टाइप की मिरर्स की यहाँ पे डिस्कशन होती है। और प्लेन मिरर तो आप जानते ही हो, जनरल यूज में आप यूज करते हो। सो स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। कैसे पहचानते हैं? इन अ कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग लाइट्स टेकन प्लेस इन द बेंड इन द सरफेस और द कनकेव सरफेस। कनकेव मिरर कब होता है? जबकि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, मतलब अंदर वाली सरफेस को, सरफेस अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम कनकेव सरफेस बोलेंगे। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं? जिसमें कि आपका कन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सो a spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is the part of hollow spherical glass। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। और कनकेव कन्वेक्स को पहचानते कैसे वो भी मैंने बता दिया। सो द इनर शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून इज एन एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर। आप स्पून जानते हो, तो स्पून का अगर इनर साइड जो कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको हम कनकेव मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पून का अगर हम आउटर साइड को देखें तो वो भी आपका क्या होता है कि स्मूथ ही होता है, या फिर कह सकते हैं आपका शाइनी होता है। तो सो ऐसे स्मूथ शाइन सरफेस को, जिसमें कि आपका जो इमेजेस होती हैं वो बने, तो इस तरह की सरफेस को कन्वेक्स भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसकी डिस्कशन करते हैं। इन ए स्फेरिकल मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द मिरर। तो किसी भी, अगर हम मिरर की बात करते हैं, जैसे मैं कनकेव मिरर की बात करूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे कि जिस ग्लास जो कि आपका हॉलो स्फेरिकल या सर्कुलर था, उसका जो सेंटर होता है वही उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है? द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब जैसे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला आपको, और जो आपका मिरर पे जो मिड पॉइंट मिला, तो उसको जब लाइन आप पास करोगे तो मिरर को जिस पॉइंट से वो टच करके निकलता है या क्रॉस करके निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल पॉइंट बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मतलब कि जिस पॉइंट से, ऐसा पॉइंट जिससे कि आपका स्फीयर पूरा पूरा सेंटर के रूप में दिखाई देता है, उस पॉइंट को अगर हम मैच करने की कोशिश करें मिड पॉइंट ऑफ मिरर से या फिर पोल से, अगर हम उसको मैच करें तो जो डिस्टेंस मिलती है हमें उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। या फिर इसको एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका उस स्फीयर का रेडियस होता है जिससे कि आपका मिरर बना हुआ है। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस तो ढेर सारी होती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से मिलकर जा रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एपरेचर ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर का एपरेचर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेकन प्लेस। देखो सीधी एकदम सिंपल सी बात है कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट मिरर का जिससे कि रिफ्लेक्शन हो सकता है, जिसके बाहर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, उसको हम उस मैक्सिमम लिमिट को हम एपरेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर हाइट होती है। अभी मैं मिरर आपको दिखाऊंगा तो उस डायग्राम में मैं कंफर्म आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। सो आगे समझते हैं। अभी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर क्या होता है? अगर अभी मैं कनकेव मिरर की बात करता हूँ, कन्वेक्स की बाद में बात करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी होती है, उस प्रिंसिपल एक्सिस में आपका एक पॉइंट होता है जिसमें कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, एक्सिस के लाइन अगर ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी लाइट का रे उसमें हम इंसिडेंट करते हैं, तो वो जिस पॉइंट से होकर के जाता है
पोल को जो आपका सेंटर ऑफ फोकस है, उस जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं। इसको मैं आपको, अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो इसको डायग्राम से समझा दूंगा तो कंफर्म समझ में आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो जो फोकस पॉइंट आपको मिला है उसको अगर पोल से जो डिस्टेंस है उसको निकालेंगे तो उसको हम फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकल ऑफ द कन्वेक्स मिरर की बात करें, अभी तक हमने कनकेव मिरर की बात की, तो उसमें क्या होता है कि इसमें रियली में कोई भी लाइन मैच नहीं करती। तो सुनिएगा ध्यान से, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो आपका डाइवर्ज हुआ, और वो जिस पॉइंट से आता हुआ हमें लगता है उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इस सारी बातों को अब हम डायग्राम से समझते हैं। पहले डिस्कस करते हैं हम कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर के केस में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका मिरर है जिसमें कि अंदर वाला सरफेस जो है वो आपका मिरर का सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आउटर सरफेस जो है उसको हमने क्या किया है, पेंट कर दिया है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो आपका ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये एक स्फेयर है, जिससे कि कट करके यहाँ से हमने जो कट किया है उसे कट करके हमने इसको मिरर का फॉर्मेशन दिया है। अब हम क्या समझते हैं कि इसको मिरर बनाने के बाद इसका जो ये सेंटर दिखाई देता है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि स्फेयर का सेंटर ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसके बाद एक अभी फोकस लेंथ पढ़ा था हमने, फोकल पॉइंट पढ़ा था। तो अगर मान लो आपका ये जो आपका एक्स वाई एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, यही होता ही है, क्योंकि पोल से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो एक्सिस हम खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकल एक्सिस में फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा, तो इस एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, और वो जिस पॉइंट से होकर के यहाँ पे जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाता है, वो पॉइंट एक्स वाई पे जहां पे लाई करता है उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। और उस पॉइंट से लेकर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आपका फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। और एम और एन जो होता है इसको हम बोलते हैं एपरेचर ऑफ मिरर। ये एम से अगर एन लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं एपरेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक यही कहानी है आपका कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे होती है, फिर कैसे डिफरेंस है उसको देखते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस जो है वो आपका ये है कि जिस पे जैसे हमने मिरर को काटा तो हमने ऐसे कट किया, लेकिन इस बार हमने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा वो अंदर वाला अंदर रख करके बाहर वाला सरफेस रखा, और अंदर वाले सरफेस को हमने पेंट कर दिया। तो पेंट वाले सरफेस में किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो जब इसमें अब आपका ये जो पी पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल पॉइंट। सी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। इसी तरह से एक्स वाई जो है आपका वो आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसी तरह से जो सी से लेकर के पी के बीच का डिस्टेंस है वो आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अब क्या करते हैं कि हम इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, लेकिन डॉटेड लाइन से जब मिलाओगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगी। तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट। मतलब इसमें अपीयर टू बी ना, ऐसा होता ही एक्चुअली, लेकिन जब डाइवर्ज होता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ से पॉइंट आ रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब कुछ रूल समझ लेते हैं कि आपका कैसे इसमें रूल काम करता है। When a ray of light which is parallel to the principal axis get reflected, it passes through a focus। जैसे मान लिया कि आपका ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के केस में अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइन जाती है, जैसे कि ए बी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, जब वो आपका मिरर से आपका रिफ्लेक्ट होती है या फिर कौन सा या फिर टक्कर करती है, तो ये आपका किस पॉइंट से होकर गुजरती है, फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। When a ray of light passes through the center of curvature, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक along the same path। जैसे कि आप यहाँ पे मिरर में ये फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका पोल पॉइंट है। जब कोई भी रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आपका इस पे टकराने के बाद, मिरर पे टकराने के बाद अपने सेम पाथ को फॉलो कर लेती है, जाएगा भी इधर से आएगा भी इधर से। ठीक है, थर्ड रूल पढ़ते हैं। तो बेसिकली थर्ड रूल ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ फोकस पॉइंट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर में फोकस पॉइंट से होके पास करती है तो ये आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होके जाता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे रे है जो इंसिडेंट कर रही है मिरर पे, वो आपका फोकस पॉइंट से होके जाती है। और जैसे इस पॉइंट ई पर उसने क्या किया, इंसिडेंट किया, तो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद वो जिस लाइन को फॉलो करती है वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल लाइन होती है। उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 कुछ ऐसा है
कि अगर हम किसी भी पॉइंट रे को हम पोल पॉइंट पे इंसिडेंट करें, किसी भी रे को हम पोल पॉइंट पे अगर इंसिडेंट करते हैं, जिस एंगल पे इंसिडेंट करते हैं वो उसी एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है। मतलब अगर एंगल आई और एंगल आर की बात करें तो ये दोनों सेम होंगे इन केस ऑफ सच सिचुएशंस। मतलब कि हमने पोल पे अगर कोई पॉइंट गिराया तो उतने ही एंगल पे, मतलब किससे एंगल बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पे इंसिडेंट होगा और उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सो इन दिस सिचुएशन the angle of the incidence is must be equal to the angle of reflection. So this is the rule number 4, and now we are discuss about the formation of images by the concave mirrors. हम इमेज का concave mirror के केस में कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसकी चर्चा करते हैं, और अलग अलग पॉइंट पे उसको रख के देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, और एक्चुअली में वो आपका रियल इमेज होता है या फिर वो आपका इमेजिनरी या एपरेंट इमेज होता है। सारी डिस्कशन करेंगे। पहले केस 1 समझते हैं। केस 1 क्या है कि अगर हम पॉइंट को या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस लेंथ के बीच में अगर रखते हैं कनकेव मिरर के केस में, तो कैसे बनता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे उसका डायग्राम हमने बता दिया आपको। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि हमने ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका पोल है, तो इसके बीच में हमने पॉइंट को रखा। तो देखो पहला हमने रूल जो पढ़े थे, पहला क्या था, अगर पैरेलल से होके जाती है तो वो आपका फोकस से होके निकल जाता है, पहली चीज। दूसरा क्या होगा कि अगर इसमें कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास करती है इस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए, तो वो उसी लाइन से वापस लौट जाती है। यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम इसको डॉटेड लाइन से बाहर मिलाऊं तो ये आपका कुछ ऐसा बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है और एक्चुअल में नहीं बनता है, क्योंकि अगर एक्चुअल में बनता है तो हमें डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत ना पड़ती। तो अगर एक्चुअल में नहीं बनता तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज होगा वो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी। मतलब हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि आपका कोई भी इमेज फॉर्म हुई है, लेकिन वो एक्चुअल में इमेज फॉर्म नहीं होती। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सीधा बनता है। अगर वो आपका एक्स वाई एक्सिस पे था, प्लस एक्स वाई एक्सिस पे है, तो वो आपका प्लस वाई एक्सिस पे ही यहाँ पे भी होगा, प्लस वाई। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। और अपने ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो आपका लार्जर ऑब्जेक्ट का बनेगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट मान लो h है तो आपका 2h 3h ऐसा कुछ बनेगा। सो इस तरह के मिरर का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ कि जब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। केस नंबर 2 भी बहुत अच्छा सा है, आसान सा है। अगर हम फोकस पे ही लाइन को रख दें तो क्या होगा, तो पहला जो आपका रे जाएगा वो आपका पैरेलल जाएगा और फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगा। दूसरा रे जो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और वापस वहीं से भी आ जाएगा। तो ये दोनों लाइन जो है ना वो कभी नहीं मिलते, वो इनफाइनाइट पे ही जाके मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इमेज फॉर्म हुआ वो आपका इन्फिनिटी लेंथ पे जाके मिलेगा, रियल मिलेगा, क्योंकि रे कहीं ना कहीं हम अज्यूम करते हैं कि ये जो आपका रे जो दोनों जा रही है वो जिस पॉइंट पे मिलेगी वो आपका रियल होगा और वो इनफाइनाइट पे मिलेगी। इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, उल्टा बनेगा। मतलब कि अगर ये आपका प्लस वाई प्लेन पे था तो ये आपका माइनस वाई प्लेन पे बनेगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा माइनस वाई प्लेन पे बनेगा इनफाइनाइट पे। एंड हाईली इनलास्ट मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हम अज्यूम ही कर सकते हैं केवल कि कितना बड़ा बनेगा, लेकिन हम एक्चुअली में ये नहीं बता सकते। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, तो देखो इसको इमेज बनाने के लिए 2-3 काम करने पड़ते हैं। पहली लाइन जो है उसको हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, और हमेशा याद रखो कि वो आपका फोकस पॉइंट से होकर के ही निकल जाता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि इस पॉइंट को टच करता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइन बनाते हैं, तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है इंसिडेंट करते समय, ठीक उसी पाथ को ये फॉलो करता है आपका रिफ्लेक्टेड होते हुए भी। तो ये जा करके कुछ यहाँ पे बनता है। और इमेज कैसा बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमेज जो है आपका उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा हाइट का बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और आपका इनलार्ज बनेगा। अब केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में क्या है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम रख दें तो कैसा बनेगा। जैसे कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो जो इंसिडेंट रे है वो आपका कुछ ऐसा गया, उसके बाद आपका फोकल लेंथ से होकर के गुजर गया। फिर दूसरा पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट पे रखेंगे। तो आपने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज फोकस से होकर गुजरती है तो आप क्या होता है कि उसके पैरेलल हो जाती है आफ्टर द इंसिडेंस। सो ये दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे जाकर के इसको जस्ट उल्टा सेम साइज का रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी जो साइज होती है वो सेम होती है, आप देख भी सकते हो, ये आपका सिमेट्रिक है। केस नंबर 5 पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट जो आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा हुआ है, उससे दूर रखा हुआ है, तो कैसे बनेगा। जैसे ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी जो पहली रे जाएगी वो आपका किससे जाएगी, पैरेलल जाएगी, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपका फोकस पॉइंट से होकर निकलेगी। दूसरा हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस लाइन पे जाता है सेम उसी लाइन को पाथ फॉलो करते हुए चला आता है। तो ये दोनों कहीं पे मिले हैं, जहां पे मिले हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए ए डैश बी डैश बोलता हूँ,
और वो पॉइंट आपका क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज के फॉर्मेशन का पॉइंट है। सो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था लेकिन इमेज छोटा सा बना, तो इमेज की साइज स्मॉल हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपका इमेज हुआ वो उल्टा बना, ठीक है, इन्वर्टेड बना, और ये दोनों बीच में बनता है, एफ और सी के बीच में ही बनेगा। तो ये सारी चीजें जो कि आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट में जो आपको देखना है वो ये देखना है कि केस नंबर 6 कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर मैं इसी मिरर के केस में, मतलब कनकेव मिरर के केस में ही ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखता हूं तो कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कि कहीं दूर से ये दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन होता है, पहली पैरेलल लाइन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, सो वो फोकस पॉइंट से कुछ होकर के जाएगा। दूसरा लाइन जो है आपका कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, पोल से सेम एंगल पे निकल गया, तो ये आपका जिस पॉइंट में मिलते हैं तो आपका फोकस पॉइंट होता है, और ये बहुत ही छोटा बनता है, रियल इमेज बनता है, और जो ऑब्जेक्ट के साइज से इतना छोटा बनता है उसके बाद वो उल्टा भी बनता है, मतलब इन्वर्टेड साइज का बनता है, ठीक है। सो हम कुछ कनकेव मिरर्स के यूज भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला यूज तो ये है कि एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। तो व्हीकल की हेडलाइट्स भी हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो भी कनकेव मिरर का प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमें एक छोटे से स्पेस में हमें ज्यादा दूर तक दिखाई दे जाए। इसके बाद सेविंग मिरर जो होती है वो भी आपका कनकेव मिरर ही होती है। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। आपके टीथ को देखने के लिए डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर को यूज करते हैं। फोकस लेंस से अगर कम दूरी पर रखते हो तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आपका दूर या फिर बड़ा दिखाई देता है, साइज में बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस द सन रेज फॉर द हीटिंग ऑफ द सोलर सरफेस, सोलर फर्नेस। एक्चुअली क्या होता है कि आपने डिफरेंट टाइप्स के आपके सोलर के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। आजकल वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में काफी प्रोवाइड कर रही है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, रिसर्च प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो सोलर फर्नेस में क्या होता है कि हमें कंसंट्रेटेड हीट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिरर्स लगाते हैं, जो बेसिकली आपका कनकेव मिरर होता है, और उससे हमें हाई डेंसिटी हाई इंटेंसिटी की रेज मिलती हैं, जिसको इंसिडेंट करने के बाद हमें प्रॉपर इमेज फॉर्म होता है, प्रॉपर डेंसिटी की इमेजेस मिल पाती हैं, और उसको उसकी मदद से, उन रेज की मदद से हम आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम सेल के फॉर्म में उसको एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने कनकेव मिरर हमने पढ़ लिया, तो कन्वेक्स मिरर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पढ़ना जरूरी है उसमें, क्योंकि हमेशा आपको लाइन एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, उसमें एपरेंट लाइन मिलती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपका डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इसको डॉटेड लाइन से अगर मिलाओगे तो ये आपका फोकस होकर जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर लाइन जा रही है, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, तो रूल नंबर जो 2 है वो ये है कि अगर कोई भी लाइट रे है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो आपका जब रिफ्लेक्ट होती है तो भी उसी पॉइंट को बेस बना के निकल जाती है। सो इसको हम अगर लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें तो ये है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई आपकी अपीयर होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने सेम पाथ को फॉलो कर लेती है। ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। इसके बाद आपका कनकेव मिरर के केस में रूल नंबर 3 देखते हैं, और उसके बाद हम एक जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, इमेज कैसे बनती है उसको देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है आपका कि अगर कोई भी लाइन जो कि फोकस पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत होती है, वो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अच्छे से सेंटेंस वाइज कैसे बोलेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स दिस फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइट रे जो कि आपका रिफ्लेक्शन के पहले फोकस पॉइंट पे की तरफ जाती हुई लगती है, वो आपका इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लास्ट जो है आपका लास्ट रूल ये है कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट अ पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या है कि अगर मिरर पे हम पोल पे कुछ किसी भी रे को फोकस करते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाता है, सेम उसी एंगल में आपका रिफ्लेक्ट होके भी निकल जाता है। अब इमेज का फॉर्मेशन कनकेव कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे होता है उसको देखते हैं। When the object is placed anywhere between the pole and the infinite, इसमें एक ही तरह की इमेज बनती है हमेशा। उसका फॉर्मेशन जो होता है, चाहे वो आपको इनफाइनाइट पे रख दो, चाहे पोल पे रख दो, या फिर उसके बीच में कहीं पे रखो। सो द इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड द मिरर। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है आपका मिरर के पीछे बनता है, बिटवीन पी और एफ के पोल और फोकस के बीच में बनता है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है मतलब सीधा होता है, वर्चुअल मतलब कि आपको पर्दे पे नहीं मिल सकता। लास्ट बात है कि डिमिनिश्ड, काफी छोटा मिलता है, ठीक है। देखते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो कि एक लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल गई, वो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जाती हुई लगेगी। दूसरी लाइन जो आपका ये आप देख रहे हो, तो वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, तो अपने पाथ को फॉलो करके निकल जाएगी।
इन दोनों लाइन को हम ट्रेस करेंगे तो ये आपका इस पॉइंट पे जाकर के इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो है वो आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब केस 2 पढ़ते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट में प्लेस करते हैं तो कैसी लाइन बनेगी। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि एक लाइन हमने यहाँ पे पोल से भेजा, तो ये वाली लाइन जो पोल पे गई वो आपका रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसा गया। तो रिफ्लेक्शन लाइट को आप पीछे बढ़ाओ, तो जब आप पीछे इसको ट्रेस करोगे डॉटेड लाइन से तो कुछ यहाँ पे जाएगी। ठीक इसी तरह से इसको भी आप ट्रेस करोगे तो कुछ यहाँ पे जाएगी। और ये जो दोनों जहाँ कट करते हैं वो आपका फोकस पे कट करते हैं। आपने कनकेव मिरर के केस में पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट से लाइन या फिर ऑब्जेक्ट का रे आती है तो वो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन करती है वो हमेशा फोकस पे करती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम आपका कन्वेक्स मिरर के भी केस में हो रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर है लेकिन आपका जो इमेज का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग है। अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो यूज है बेसिकली वो ये है कि इनेबल द ड्राइवर्स टू व्यू मच लार्जर एरिया इन द ट्रैफिक। जो ड्राइवर होते हैं वो ट्रैफिक में ज्यादा एरिया देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर। मतलब एक छोटे से जगह पे ज्यादा एरिया को आप कैसे देख सकते हो, तो वो तभी कर सकते हो जब आपका इमेज काफी छोटा बने। दूसरी चीज, अब इसमें हम साइन कन्वेंशन इन द स्फेरिकल मिरर देखते हैं। मतलब साइन, आप जानते हो कि किसी भी जैसे साइंस की कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक इसी तरह से जो मिरर का फॉर्मेशन है, तो जो आपका वेल नोन आपके साइन कन्वेंशंस हैं उसको हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में। ये आपका दोनों पे लागू होगा, ये आपका कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों पे लागू होगा। सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं और मिरर का जो पोल होता है उसको ही हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपके स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में पूछ लेता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो आपको आना चाहिए। द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शंस एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो आप इंसिडेंट लाइट को जिस तरफ पॉजिटिव लेते हो ठीक उसी लाइन की तरफ आप सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे या फिर मेजर करोगे। अगर आप उसके अपोजिट लाइन पे मेजर करते हो तो उसको हम नेगेटिव के साथ मेजर करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, वो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको हम नेगेटिव में लेंगे। अब और आप सुनिए, जैसे आप यहाँ पे मिरर देख सकते हो, तो इस पोल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने इसको ओरिजिन बोल दिया। ओरिजिन बोलने के बाद इसके राइट साइड में जितने भी आपका राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो उसके लेंथ को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। अगर पोल के हम लेफ्ट साइड में गए तो उसके लेंथ को क्या मानते हैं, नेगेटिव। अब एक और बात सुनिए, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अभी आपका जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हो ना आप, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को तो हमने काफी चर्चा की इस पे। तो इसके जब ऊपर जाते हो तो ऊपर जाते समय जो आपका इमेज को मेजर करते हो या फिर किसी भी पॉइंट को मेजर करते हो तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि जब इसके आप नीचे जाते हो तो इसका जो इमेज का आप मेजरमेंट करते हो तो आपका नेगेटिव होता है। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपका डाउनवर्ड अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हो तो नेगेटिव होता है, या मैंने आपको बताया है। एग्जाम में जो चीज बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है मैं उस पॉइंट को फोकस करूंगा। प्लीज आप कुछ याद रखिए ना रखिए, ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये कई बार फोकस से पॉइंट आता है, फोकस लेंथ से कई बार एग्जामिनेशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर द कन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस जो आपका v होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कन्वेक्स मिरर में आप जानते हो कि जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो आपका मिरर के पीछे बनता है क्या, तो अगर पीछे बनेगा पोल से अगर राइट साइड में होगा तो वो पक्का पॉजिटिव होगा, इसको आप याद रखो। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि कनकेव मिरर के केस में फोकस लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये दोनों ही बात आपको पता होनी चाहिए। अब और आप सुनिए कि जो आपका हाइट होता है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस देखते हो तो उसके ऊपर की जो भी प्लस वाई एक्सिस पे जो भी आप लेते हो साइड्स लेते हो तो उसकी मेजरमेंट हमेशा आप पॉजिटिव लेते हो। समझ में आया क्या। अब लास्ट में जाते जाते एक मिरर फॉर्मूला देख जाते हैं, तो वो आपके वहां पे मिरर फॉर्मूला में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको भी आपको जाना जरूरी है। सो मिरर फॉर्मूला कुछ होता नहीं है बल्कि क्या होता है कि द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ length of object from the pole and the length of image of the pole is equal to the reciprocal of focal length। इसको अब आप यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहेंगे तो 1/b plus 1/u is equal to 1/f। मतलब 1/, जो आपका इमेज का डिस्टेंस है प्लस 1/, जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। यहाँ पे v जो आपका डिस्टेंस ऑफ मिरर है, इमेज है। इसके बाद u जो है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है, f जो है आपका फोकल लेंथ है मिरर से। ये तीनों पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। बहुत ही सिंपल चीज है। सो मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपका होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, h2/h1 बोलते हैं। h2/h1 होता है। ठीक है, जो इमेज की हाइट होगी हम इसको h2 बोल देंगे। यहाँ पे आपको जो हाइट ऑफ इमेज होगी यहाँ पे h2 होना चाहिए था। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको आप सुन लेंगे। सो
यहाँ पे कंडीशन 2 बनती है कि अगर आपका वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ H2 तुम्हारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर रियल इमेज है तो आपका नेगेटिव होगी। इसको आप याद रखने की कोशिश मत करें। इसको जब आप इमेज फॉर्म करते हो, मैंने पहले ही बताया, वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो अगर आपको वो पता है तो आपको दोबारा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी मैग्निफिकेशन को हम इमेज के डिस्टेंस के बेसिस पे भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला होता है। मतलब रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको -v/u बोलते हैं। तो इसमें जो v होता है इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। आप साइन कन्वेंशन जानते हो, तो आप साइन के साथ में वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा वैल्यू सही आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका स्फेरिकल मिरर के केस में कनकेव और कन्वेक्स मिरर का पूरा गेम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है, साइंस के सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करोगे तो हम आपकी क्वेरी को समझेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।